हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका बहुपद है, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यानी कि हम लोग बहुपद का बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे बहुपद होता क्या है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बहुपद आप इससे पहले जो है आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे आप लोग याद किए होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपने फॉर्मूला याद किया होगा। और फॉर्मूला के ऊपर लिखा हो रहता है, क्या लिखा हो रहता है, बीज गणितीय सूत्र यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्मूला, यानी कि एल्जेब्रा फॉर्मूला जो भी कहो। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला यानी कि एल्जेब्रा फॉर्मूला, बेसिकली यही आपका क्या होता है, एक पोलिनोमियल कहलाता है, एक बहुपद कहलाता है। ओके, तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें जो है ना दो तरह के टर्म यानी कि पद आपको देखने को मिलता है। एक तो होता है कि अल्फाबेट नंबर्स लेटर होते हैं, दूसरा होते हैं कि वो कोई काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली एक हो गया अल्फाबेट लेटर, दूसरा हो गया नंबर। इन्हीं दो टर्म के मिलने से आपका बीजगणितीय फॉर्मूला बनता है, यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्मूला बनता है, जिसे बीजगणितीय सूत्र बोलते हैं। यही आपका बहुपद है। बेसिकली आप लोग बहुपद पहले से ही जानते हो। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल ही इसको अच्छे से आप समझने वाले हो। ओके, यानी कि आज से आपका बहुपद बहुत ही फेवरेट फ्रेंड होने वाला है, बहुत ही क्लोजली फ्रेंड होने वाला है, ये आपका पोलिनोमियल। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो है दो तरह के टर्म से बने होते हैं, यानी कि दो पद से बने होते हैं। एक होता है अल्फाबेट नंबर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल टर्म, यानी कि चर पद। अब आप लोग के दिमाग में आ गया, अरे साला यही चर पद था। ओके, चर पद। चर पद में क्या क्या टर्म आता है जी? ये आता है आपके अल्फाबेट के लेटर। जैसे आप लोग जानते हैं लेटर आपके कितने होते हैं, 26 होते हैं, यानी A B C D डॉट Z तक में कोई भी लेटर हो सकते हैं। हो सकता है वो कैपिटल लेटर में हो सकता है वो स्मॉल लेटर में हो, कुछ भी लेटर में हो सकता है। हो सकता है ये A B C D इस तरह दिया हो कैपिटल लेटर में। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, चर पद यानी कि वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, जिसे हिंदी में हम लोग अचर पद बोलते हैं, अचर पद। अब आज की इस वीडियो में आप समझने वाले हो कि चर पद और अचर पद होता क्या था। हम इससे पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल ही इसे आप अच्छे से समझने वाले हो। ठीक है, अचर पद बेसिकली आपका कोई भी नंबर हो सकता है, बस वो शर्त है कि वो रियल नंबर होना चाहिए। चर पद कांस्टेंट जो है कोई भी नंबर हो सकता है, शर्त है कि वो एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि वो काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते पता है आपको? रूट के अंदर अगर कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं n कोई नंबर है, अगर इसमें माइनस में कोई संख्या रूट के अंदर मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। कौन सा संख्या कहते हैं जी? काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ओके ओके ओके, यानी कि आपको अचर पद में ये नहीं रहेगा, यानी कि अंडर रूट में कोई भी नंबर नहीं रहेगा जो कि माइनस में दिया हुआ हो। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि माइनस में दिया हुआ हो। ठीक है, कोई भी नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, इसके अलावा कोई और नंबर आपको दिखेगा। ओके, जैसे मैं देखिए रूट के अंदर आपको 4 दिखेगा, क्योंकि ये प्लस में है। रूट के अंदर आपको 5 दिखेगा, ये भी प्लस में है, लेकिन रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिखेगा जो माइनस में हो, है ना, क्योंकि ये क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है, जिसे वो वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। ओके, जिसे आभासी संख्या भी बोल सकते हैं, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जब भी मिलेगा कांस्टेंट टर्म तो वो एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा जी? रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, वास्तविक
संख्या होगा। ओके, अब देखिए हम लोग संख्या के बारे में जब हम लोगों ने आपको बताया था तो मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने आपको बताया था, वो लेक्चर में अच्छे से मैंने बताया था कि संख्या दो टाइप का होता है, एक वास्तविक होता है, दूसरा काल्पनिक होता है। फिर वास्तविक संख्या जो है वो दो तरह के संख्या से मिलकर बने होते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा उपरिमेय संख्या। इन दोनों को मेल के से जो भी नंबर्स बनते हैं वो सारे नंबर्स जो है रियल नंबर्स में आ जाते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बस ये नंबर नहीं होना चाहिए कि रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर हो। ठीक है, जैसे कुछ भी ले लो। ओके, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए हम लोग 0, 1, 2, ओके, -4, -8, कुछ भी ले सकते हैं। अंडर रूट में हम प्लस वाला नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट में प्लस वाला नंबर हम लोग ले लिए। भिन्न में हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, हम लोग भिन्न में कोई माइनस वाला नंबर ले लेते हैं। बस शर्त है कि वो जो है रूट में कोई माइनस वाला नंबर ना हो। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा आपके पोलिनोमियल में। ठीक है, यानी कि पोलिनोमियल देखा जाए तो एक वेरिएबल टर्म और एक दूसरा कांस्टेंट टर्म, यानी कि चर पद और अचर पद के मेल से बना हुआ एक व्यंजक होता है, एक एक्सप्रेशंस होता है, एक इक्वेशन होता है, एक समीकरण के रूप में होता है। उसे ये हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बहुपद का जो है हम कुछ इसका समझते हैं कि ये किस फॉर्म में पाया जाता है, वो आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके, अभी तक आप लोगों ने क्या सीख लिया? अभी तक हम लोगों ने सीखा भाई कि बहुपद जो होता है, जो पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल दो तरह के टर्म से बने होते हैं, यानी कि दो तरह के पद से बने होते हैं, एक चर पद, दूसरा अचर पद। फिर हम लोगों ने जाना क्या बाबू, फिर हम लोगों ने जाना कि चर पद, तो चर पद अचर पद में जो है वो वास्तविक संख्या नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक संख्या कभी नहीं होगा, यानी कि रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो कि माइनस में हो। इसके अलावा कोई भी अचर पद हो सकता है। और चर पद में तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, वो स्मॉल में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है। ओके, इतना ही हम लोग जाने, इससे ज़्यादा हम नहीं जाने। ठीक है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग समझेंगे कि बहुपद आखिर किस तरह के एक्सप्रेशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग समझते हैं यहाँ पे बहुपद का एक्सप्रेशंस है ना, व्यंजक फॉर्म है ना। व्यंजक फॉर्म इसका क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं A0 प्लस A1x A2x2, फिर यहाँ पे हम दे देते हैं प्लस, सॉरी यहाँ माइनस कॉमा दे दिए थे, यहाँ पे प्लस दे देते हैं। ठीक है, A3x3, ठीक है, फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे देखा जाए तो A3 यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे नंबर्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, मान लेते हैं वो नंबर इन्फिनिटी तक n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x पे पावर 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं नंबर n तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, व्यंजक फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी व्यंजक फॉर्म को ही बहुपद का फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त ये होता है कि ये इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है x और क्या है a। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका जो A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, इसी प्रकार डॉट 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 AN, यानी कि ये वाला AN, ये क्या है आपका अचर पद को, क्या है रे, अचर पद, अचर पद है। ये हमारा कहलाता है गुणांक। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में इसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, गुणांक, यानी कि कांस्टेंट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, कुछ भी हो सकता है, ये आपका कहलाता है चर पद, चर पद। ठीक है, ओके, क्या कहलाता है, चर पद कहलाता है। ओके, अब इस चर पद पे जो नंबर्स है, यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहा है 1 2 3 डॉट 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 n तक जो नंबर आपको दिख रहा है ऊपर में, इसे हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ओके, जिसे इंग्लिश में पावर बोलते हैं, या जिसे इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं, या जिसे आप डिग्री के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में पावर। आप लोग डिग्री यूज करोगे जब आप जाओगे 11th की क्लास में, तो आप पावर कम यूज करोगे, डिग्री ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। डिग्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए कि चर संख्या में
आगे जो नंबर होता है, जैसे कोई नंबर ए हम ले लिए और इस पे पावर कुछ नंबर है, तो ये जो नंबर ए है ये हमारा क्या कहलाता है जी, हमारा कहलाता है गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक। और ये ऊपर में जो नंबर होता है ये हमारा घात कहलाता है, जिसे इंग्लिश में पावर, इंडेक्स या डिग्री के नाम से जानते हैं। तो इतना आप लोगों ने समझा है व्यंजक फॉर्म के रूप में क्या क्या जो है नंबर्स, क्या क्या पद होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बहुपद का व्यंजक। यही क्या है आपका जी, बहुपद का व्यंजक। ओके, बहुपद का व्यंजक है। ठीक है, बहुपद का व्यंजक है जहां ये क्या है, अचर पद है, ये क्या है भाई, चर पद है। चर पद में जो ऊपर जो नंबर है ये सारा का सारा घात कहलाएगा। ओके, और ये जो है ये जो गुणांक के रूप में है ये आपका क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। ठीक है, ओके, तो इसे आप लिखो। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल जो है इसका बेसिक नॉलेज हम लोग लेने वाले हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है। हम कैसे जानेंगे कोई बहुपद है या कोई बहुपद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब टर्म दिया हुआ हो व्यंजक के फॉर्म में वो बहुपद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझिएगा, बहुपद को पहचाने। ठीक है, बहुपद को पहचाने। ओके, हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, जो बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है, वो वाकई में बहुपद उसे हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुपद में कंडीशन है कि आपका घात जो होगा ना, घात का मतलब आप लोग समझ गए, घात जिसे हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, ये जो पावर होगा ना, कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। याद रखिएगा, कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, यानी कि निगेटिव नंबर नहीं होगा। और दूसरा शर्त है, ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। भिन्न संख्या कभी भी घात नहीं होगा, याद रखिएगा, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में कभी भी नहीं होगा। ओके, फ्रैक्शन नंबर के रूप में नहीं होगा। ओके, यानी कि और निगेटिव नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, आप बोलना ये बहुपद है या नहीं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, x का पावर -2 प्लस 4x प्लस 5। ओके, अब आप हमें बताओ क्या ये बहुपद है या नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख रखा है कि घात जो होगा वो कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा और ना ही वो भिन्न के रूप में होगा, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इस पे घात क्या है, 2, और 2 क्या है, ऋणात्मक संख्या। ये माइनस में दिया हुआ है -2, इसके मतलब ये निगेटिव नंबर है। इसका मतलब ये क्या है जी, हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, यानी कि पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देखिएगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बताइएगा। अब देखिए ये इस तरह ना दे करके आपको थोड़ा सा आपको बझाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये जो है आपके माइंड को चेक करेगा। जैसे इस तरह ये दे देगा। ठीक है, लो बोलेगा आप ये बताओ ये है कि नहीं बहुपद। आप देखोगे अरे यार इसका घात तो पॉजिटिव में, इसका मतलब ये क्या है, ये तो हमारा बहुपद है, निगेटिव तो कहीं दिख ही नहीं रहा, यानी ये बहुपद है। आप टिक कर दोगे ये बहुपद है, तो यहाँ पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि ये जो है एक देखा जाए तो ये एक भिन्न के रूप में है। ओके, ये जो है एक भिन्न के रूप में है। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में एक मैथ का एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर कोई संख्या यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ हो, ठीक है, 1/a पर पावर n, तो इसे हम a पर पावर -n लिख सकते हैं। a पर पावर -n इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको भी इस तरह नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम इस वे में लिख सकते हैं कि x पर पावर -2 फिर प्लस 4x प्लस 5। देखिए हमें मेरा जो घात है, जो पावर है, वो ऋणात्मक हो चुका है। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो इस तरह से भी पूछा जाता है। ओके, तो अच्छे से आप यहाँ पे चेक करिएगा कि अगर वो आपका जो चर पद है अगर डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में है, हर में अगर जो आपका दिया हुआ है और पॉजिटिव है, तो भी वो जा करके निगेटिव हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि वो एक बहुपद फॉर्म नहीं होगा। ओके, और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे में x प्लस 3x पर पावर 1/2 प्लस 3। ओके,
अब आपको बताना है ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए बहुपद होने का कंडीशन है कि ऋणात्मक में जो है घात नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक में घात कहीं दिख नहीं रहा। उसका दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि भिन्न में भी घात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा घात जो है वो भिन्न में दिया हुआ है, यानी कि ये देखिए फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है। इसके मतलब ये क्या हो गया, इसके कारण जो है ये मेरा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी ये क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे में 3x² प्लस 1/x पर पावर -2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। अब हमें बताओ ये बहुपद है या नहीं। सॉरी, यहाँ 3 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ -2 ले चुके हैं, ये हम 3 ले लिए। ठीक है, अब हमें बताओ ये जो है बहुपद है कि नहीं, आप हमें बताओ। ओके, तो आप बोलोगे कि ये बहुपद नहीं है, आप तो यही बोलोगे कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुपद है। क्यों बहुपद है भाई, यहाँ आप देखिए ये रूल होता है ना, तो इसका जस्ट अपोजिट नहीं हो सकता था क्या। देखो ए पर पावर अगर ये प्लस था तो माइनस हो गया, इसी प्रकार माइनस पावर रहेगा तो ए पर पावर जब हम ऊपर करेंगे इस ए को तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ घात माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए घात जो है वो नीचे है और निगेटिव में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3x² प्लस x पर पावर -3 है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दिखाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये देखा जाए तो ये हमारा बहुपद है। ये क्या है, हमारा बहुपद है। यानी कि आपको चेक करना है अच्छे से कि ये जो निगेटिव में दिया हुआ है तो क्या इसे हम चेंज करने पर, हर को चेंज करने पर ये पॉजिटिव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बहुपद होगा, अगर निगेटिव ही है तो बहुपद नहीं होगा। अगर मेरा घात जो है वो जो है अगर ये भिन्न में दिया हुआ है घात तो भी नहीं होगा, अगर वो भिन्न में दिया हुआ है निगेटिव में दिया हुआ है तब भी नहीं होगा। जैसे मैं आपको दूसरा, मैं एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 3x पर पावर -3/2 प्लस 5। अब ये मेरा बहुपद है कि नहीं, भिन्न में दिया हुआ है घात, बहुपद नहीं होगा। अब पॉजिटिव में रहे या निगेटिव में रहे मेरा घात, अगर भिन्न में दिया हुआ तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा आप ही बोलिएगा। 3/x पर पावर -1/2 प्लस 4x। बताओ ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, बहुपद के रूप में होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। भिन्न में दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये भिन्न जो है, भिन्न तो चेंज नहीं होगा ना, भिन्न जो है वो भिन्न तो रहेगा ही। यानी कि देखा जाए तो हम 3x पर पावर 1/2 लिखेंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन भिन्न यहाँ से गायब होगा, कभी नहीं होगा। इसके मतलब ये भी क्या होगा, मेरा बहुपद नहीं होगा। सॉरी, ये भी बहुपद मेरा नहीं होगा। ठीक है, यानी ये मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने समझा है पहचानने के लिए कि बहुपद इसमें से कौन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और पूछते हैं कि इनमें निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो इस तरह आपको पहचानना था। ठीक है, तो इससे आप कॉपी करो अच्छे से समझते हुए। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट जो है लेवल हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं बहुपद का मानक रूप। क्या देखते हैं, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, हेडिंग मारिए, बहुपद का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल भी जो है कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहता है। ठीक है, जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहते हो, जैसे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहना चाहते हो, है ना। आप देखो, अगर आप पढ़ते होंगे, बहुत सारा बुक रखा हुआ रहता है, तो बहुत सारा बुक रखा हुआ रहता है तो उसको आप एक सीरीज में रखते हो, है ना। देखो इस तरह रखते हो, बड़ा वाला बुक रखते हो नीचे, उसके बाद फिर इसके ऊपर छोटा वाला बुक रखते हो, फिर इसके बाद ये वाला, इसके बाद फिर छोटा वाला बुक रखते हो, इस तरह आप कहीं ना कहीं रखते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए बहुपद में भी है ना, इसे कुछ है ना अच्छे से रखने का जो है एक ढंग, एक तरीका बताया गया है। ठीक है, ओके। तो इसमें जो तरीका बताया गया वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुपद में, देखिए आप बहुपद में जो सजाया जाता है वो घात के अकॉर्डिंग सजाया जाता है। ओके, जैसे में आप लोग जानते हैं बहुपद में जो है 2 नंबर होते हैं, एक आगे में जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ओके,
और जो ऊपर संख्या होता है इसे हम लोग घात बोलते हैं। मान लेते हैं n है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ओके, तो हम लोग गुणांक के अनुसार जो है उसे हम नहीं सजाएंगे, हम लोग सजाएंगे उसको घात के अनुसार, घात के अनुसार सजाएंगे। और आप लोग जानते होंगे कि सजाने के लिए जो है ना मेरे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम उसको जो है छोटा से बड़ा सजाएं, यानी कि पहले छोटा रखें फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब फिर एक तरीका होता है कि पहले हम बड़ा रखें फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि देखा जाए तो आपको सजाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला है आरोही क्रम, आरोही क्रम में आप सजा सकते हो, किसके अनुसार, घात के अनुसार। दूसरा मेरे पास है तरीका अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में भी हम सजा सकते हैं। यानी कि एक तरीका हो गया मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा तरीका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। दो तरीके से हम सजा सकते हैं, लेकिन घात के अनुसार। किसके अनुसार सजाते हैं, घात के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं कि आप गुणांक के अनुसार आप सजाना स्टार्ट कर दो, जो गुणांक बड़ा है उसको पहले रखो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब देखिएगा पहला एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैं x पर पावर 3 प्लस 2x माइनस 5 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए घात क्या है, पहले घात क्या है, 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए घात कुछ नहीं तो क्या है, 1, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इस पे तो घात कुछ है ही नहीं, कुछ है ही मतलब नहीं है, इसका मतलब कि इस पे घात 0 है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए -5 है ना, तो -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 को गुना 1 से गुना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चर पद हो या अचर पद हो, अगर उस पर हम घात 0 ले लेते हैं, चर पद हो या कोई अचर पद है, अगर इस पे घात जो है हमारा पावर जो है 0 हो जाता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ओके, चर पद हो या अचर पद हो, अगर उस पर घात यानी कि पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। यानी कि इसे हम x पर पावर 0 हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कि इस पे घात क्या है, 0 है, यानी कि एक अचर पद के बराबर हो गया, है ना। ओके, तो ये अचर पद के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे देखा जाए तो x पर पावर 0 है, ठीक है। इतना आपको शो नहीं करना है, बस आपको आपके माइंड में ये होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो घात पहले क्या है, 3, उसके बाद क्या है घात आपका 1, उसके बाद कौन सा घात है, 0 वाला घात है, यानी कि अचर पद यहाँ पे लिख दो आप, अचर संख्या है, और अचर संख्या को सबसे लास्ट में रखना है, अचर पद को, ठीक है। ओके, फिर देखा जाए तो कौन सा है, घात 2 है। तो देखिए ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ना तो ये आरोही क्रम में है, ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ना ही वो अवरोही क्रम में है। ओके, यानी कि अब इसे हम घात के अकॉर्डिंग सजाएंगे। ओके, इस पे यहाँ पे गुणांक हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे गुणांक हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। जैसे यहाँ 4 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, ठीक है, कुछ भी ले लिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, या फिर हम यहाँ कुछ घात, यहाँ पे गुणांक कुछ ना भी ले तो क्या है, अगर कुछ नहीं लिए तो इसका गुणांक 1 माना जाता है, ठीक है। शो नहीं किया जाता है, बट 1 यहाँ पे मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है। ओके, अब इसे हम लोग सजाते हैं। मेरा मन होगा तो हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे, मेरा मन होगा तो इसे हम अवरोही क्रम में सजाएंगे। ओके, अगर मेरा मन होगा तो हम इसी फॉर्म में रखेंगे, तो ये भी गलत नहीं होगा, है ना। बहुपद किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाए कि इस बहुपद को मानक रूप में आप चेंज करें, मानक रूप में लिखे, यानी कि इस बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, तो आपको तो ये इन दोनों में से कोई तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना। आप चाहो तो आरोही क्रम में अप्लाई कर दो, या चाहो तो अवरोही क्रम में अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब पहले हम इसे क्या करते हैं, आरोही क्रम में अप्लाई करते हैं, है ना। आरोही मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, है ना, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, 0 घात वाला, यानी कि अचर पद क्या है, -5, तो -5 पहले हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं। ये कौन सा क्रम हम लोग ले रहे हैं, आरोही क्रम। और आरोही क्रम हम लोग जानते हैं कि छोटा से बड़ा होता है घात के अकॉर्डिंग। अब 5 मत देखना, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये फिर 1 है, ऐसे मत देखना, घात आपको देखना है। तो इसका घात कुछ नहीं तो क्या था, 0 था, मैंने आपको बता रखा है, इसीलिए ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा घात है दी, देखिए +2x 1 दिखाना नहीं होता है जरूरी, ठीक है। 2x लिख दिए, इसका मतलब इसका घात क्या है, 1 लिखा हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, x पर घात 2, उसके बाद फिर कौन सा है, +x पर पावर 3, ठीक है। तो इस तरह देखिए हम लोगों ने क्या किया, इससे आरोही क्रम में मैंने सजा दिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। अवरोही क्रम में हम लोग इसे सजा लेते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब क्या, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला घात होगा पहले वो लिखो, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला घात कौन सा हो गया जी,
एक्स पर पावर 3, फिर उससे छोटा कौन सा हो गया एक्स पर पावर 2, फिर उससे छोटा कौन सा हो गया एक्स पर पावर 1, 2 यहाँ गुणांक है तो 2 लिख दो, गुणांक के साथ जो रहेगा गुणांक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो एक्स पर पावर 1 और 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद क्या है -5। ओके, आप चाहो तो उसे आरोही क्रम में सजा दो या फिर अवरोही क्रम में सजा दो, ठीक है। तो आप के अपने अनुसार आप किसी भी आप यहाँ पे मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि बहुपद भी एक मानक रूप में होता है। ओके, यानी ये भी चाहता है कि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, है ना, जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने सामान को सहेजते हो, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि बहुपद का मानक रूप होता क्या है। ओके, चलिए अब इसे आप लिखो, इसका फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो है बेसिक हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि बहुपद के जो है कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। ओके, यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, यानी कि कितने टर्म है तो उसे कौन सा बहुपद कहेंगे। ओके, तो याद रखिएगा अगर आपके बहुपद में अगर एक टर्म दिया हुआ हो, यानी कि जिस बहुपद में एक ही पद हो, यानी कि एक ही टर्म हो, तो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी कि उसे हम लोग इंग्लिश में बोला जाए तो इसे हम मोनोमियल पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, मोनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे में x सिर्फ एक पद है, x के अलावा कोई इसमें पद नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कॉमा लिख रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे में 5, तो बोलोगे ये कैसे हो सकता है बहुपद, तो याद रखना इस पर कुछ नहीं है, तो इसे हम x पर पावर 0 लिख सकते हैं, y पर पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल लेकर के हम इस पर हम 0 देख सकते हैं। जैसे z पर पावर 0 हो गया, यानी ये एक क्या देखा जाए तो ये क्या है, एक बहुपद के टर्म में है, क्योंकि इसमें अचर पद भी है चर पद भी है, देखा जाए तो दोनों टर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई नंबर कांस्टेंट टर्म दिया हुआ हो और वो बोले कि बहुपद है या नहीं, तो बोलना कि वो बहुपद है, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो उस कोई भी वेरिएबल लेंगे, जिस वेरिएबल के टर्म में अगर वो पूछे तो उसे हम उस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं बढ़िया से किए हैं, अभी इसका हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, अगर ये बेसिक पूरा मेरा खत्म हो जाएगा तो इसका हम क्वेश्चंस आपको देंगे कि बताइए ये क्या आप इसका आंसर जानते हो, आप इसका आंसर जानते हो। हम लोग बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लेकर के समझेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक बहुपद हो गया जो कि एक पदी हो गया, क्योंकि इसमें भी एक पद है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाई, ये भी हमारा एक पद ही है क्योंकि एक ही पद है, वेरिएबल बाई वाला है, कोई बात नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक से ही हो, ठीक है। फिर एग्जांपल ले लेते हैं 10, तो हाँ ये भी बहुपद है, यानी कि सिर्फ एक पद जिसमें हो, है ना। ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, कॉमा इसीलिए हम दे रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज मत रहो, ठीक है। ये चौथा एग्जाम्पल है। ओके, यानी सब में क्या है, एक एक पद है, इसका मतलब एक पदी बहुपद है। दूसरा हमारा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ओके, अब देखिए यहाँ पे द्विपदी बोल रहे हैं तो हम इससे डायरेक्ट हम द्विपद भी बोल सकते थे, इसको हम एक पद बोल सकते थे, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, पदी और द्विपदी एक पदी बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ द्विपद एक पद भी बोल सकते थे, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल पोलिनोमियल किसे कहेंगे, जिस बहुपद में दो ही पद हो, जिस बहुपद में दो पद उपस्थित हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, जिस बहुपद में दो पद उपस्थित हो, या फिर दो पद रहता है, कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, रहता है, उसे बाइनोमियल पोलिनोमियल यानी कि द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद कहते हैं। द्विपदी की जगह हम सिर्फ द्विपद लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम द्विपदी भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो द्विपद बोलो या द्विपदी बोलो, बात एक है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पद होंगे जी, दो पद होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे में पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 5, काउंट करो कितने पद हो गए, 1 2। ओके, आप पद इस तरह नहीं काउंट करना कि 1 2 हो गया, दूसरा x हो गया,
तीसरा 5 हो गया। इस तरह काउंट नहीं किया जाता है। काउंटिंग जो टर्म का किया जाता है वो क्या जाता है, अगर उस टर्म के बीच में जब तक प्लस माइनस साइन नहीं आएगा वो जो है टर्म अलग नहीं होगा। जैसे में यहाँ पे देखिए 2x, तो यहाँ देखा जाए तो ये दो जो है ये इनटू के रूप में x के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इनटू के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको हम काउंट पद के रूप में नहीं करेंगे कि एक पद दो पद, ये हो गया द्विपद का उदाहरण, ऐसा नहीं है। अगर उनके बीच जब तक उनके बीच प्लस या माइनस चिन्ह ना आ जाए तब तक वो टर्म जो है एक दूसरे से जो है अलग नहीं होता है, यानी कि उसे आप काउंट अलग अलग नहीं कर सकते हो। हाँ, इसे हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं। एक पद 2 हो गया, दूसरा पद x हो गया, एक पद 2 हो गया, दूसरा पद -x हो गया। इस तरह हम इसे काउंट कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार ऐसा आप कंफ्यूज मत रहना कि इसमें 2 पद दिया हुआ है, 1 2 और x, तो ये द्विपद हो गया, ठीक है। जब तक प्लस माइनस बीच में नहीं आएगा वो एक दूसरे से अलग नहीं होगा, उस टर्म को हम विभक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो टर्म एक ही है, ओके। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस आ चुका है, इसका मतलब ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। कितना पद हो गया, तो एक 2x है, दूसरा 5 है, यानी 2 पद वाला बहुपद है, यानी कि द्विपदी बहुपद है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2y माइनस 3, इसमें भी 2 पद है, इसका मतलब ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 5 -3x पावर 3, तो इसमें भी देखा जाए तो कितने पद है, सिर्फ 2 पद है, एक 5 है, दूसरा -3x पावर 3, है ना, यही 2 पद है, ठीक है। यानी ये भी क्या आ गया, द्विपदी का बहुपद का उदाहरण हो गया। चलिए ये लिखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका त्रिपदी बहुपद, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, ओके। यानी कि जिस बहुपद में 3 पद उपस्थित रहेगा, यानी कि मौजूद अगर जो 3 पद हमको दिखेगा अगर बहुपद में, तो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 3x प्लस 5, पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें 3 पद है, 1 2 3, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 - 5x पावर क्यूब माइनस x, कितने पद है, 1 2 3, है ना, यानी कि 3 पद रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है, ओके। ये आपका हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखा जाए अगर किसी भी वेरिएबल का कांस्टेंट या सॉरी कोफिशिएंट यानी कि गुणांक अगर 0 कर देंगे ना, अगर जो है 0 कर देंगे तो ये जो है त्रिपदी बहुपद नहीं कहलाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे में आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ, ओके। एक दिमाग में आ गया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे में आप देखिएगा, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे में यहाँ पे देखिएगा 0x पावर 3 प्लस 4x प्लस 7, अब यहाँ पे आप बोलोगे इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, और क्वेश्चन में बोल दिया कि त्रिपद को चुने, तो आपने देखा कि इसमें 3 पद है, आप इस पर टिक कर दिए। ऐसा नहीं करना है। गुणांक अगर जो 0 किसी का हो जाता है ना, तो ये नंबर पूरा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर, किसी भी संख्या से, वेरिएबल से गुना करो या कांस्टेंट से गुना करो, वो हमेशा 0 हो जाता है, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म इसका कहानी, बचेगा आपके पास सिर्फ 4x प्लस 7, है ना। तो अब ये देखा जाए तो ये द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है ना। यानी कि आपको गुणांक पे फोकस करना है, गुणांक में 0 तो नहीं है, हाँ 0 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है, भिन्न में कोई नंबर हो सकता है। लो, ये द्विपदी, ये क्या हो गया मेरा, त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो किसी का भी गुणांक 0 नहीं है, जो चर संख्या है उसका गुणांक 0 हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 3 पद है, तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। इतना बात समझ में आई आपको, समझ गए ना। चलिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर आपको 0 दिखे और आपको बोले कि ये कितने पद वाले बहुपद है, तो इसको तो आप काउंट करोगे नहीं, जिसका गुणांक 0 है, तो इसको आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये मौजूद है ही नहीं, देखा जाए तो ये तो मौजूद था ही नहीं, तो आप बोलोगे कि ये द्विपदी बहुपद है, ठीक है। तो अच्छे से आपको गुणांक पर भी फोकस करना है कि गुणांक जो है कोफिशिएंट 0 तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद, ओके। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, शून्य बहुपद, ओके। शून्य बहुपद क्या होता है, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, इसी को जो है शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए होता क्या है शून्य बहुपद में, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तीसरा था मेरा त्रिपदी। अब हम समझते हैं चौथा, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी कि 0 पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल किसको कहेंगे, देखना
अगर सभी चर संख्या का, जितने भी चर संख्या दिए हुए हैं सभी का गुणांक 0 हो तो उसे हम लोग जीरो बहुपद कहेंगे, यानी कि शून्य बहुपद कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर सभी चर संख्या, चर पद लिखो, संख्या नहीं लिखो, चर पद यानी कि वेरिएबल टर्म, यदि हमारा सभी वेरिएबल टर्म जो है, टर्म यानी अगर सभी चर संख्या का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट गुणांक 0 हो जाए, शून्य, शून्य मतलब 0 रहे, 0 रहे तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे, तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद कहेंगे जी? शून्य बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं 0x³ प्लस 0x² 2 प्लस 0x लो। अब बताओ इसमें कितने पद है? तो आप बोलोगे 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो यहाँ देखा जाए तो गुणांक भी तो 0 है, सबका गुणांक 0 है, इसके मतलब इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, फिर इसको भी 0 कर देगा। ओके, तो बताइए 0 0 0 0 मिल करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें देखा जाए तो 0 है, यानी कि कोई पद नहीं है। इसमें देखा जाए तो कोई पद है ही नहीं, यानी कि शून्य बहुपद, कोई पद नहीं है ना। तो अगर आप कोई सभी चर संख्या गुणांक अगर 0 हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। हाँ, लेकिन शर्त है कि उसमें अचर पद नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या थे? चर पद थे, यानी कि कोई भी अचर संख्या नहीं था। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देगा, दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। 0x³ 0x² प्लस 0 × x प्लस 5 आपको बोल दिया जाए कि बताओ क्या ये शून्य बहुपद है या नहीं, तो आप बोलोगे क्या? अभी तक तो हम लोगों ने यही सीखा कि अगर चर संख्या का गुणांक, अगर चर संख्या गुणांक 0 रहे तो वो 0 बहुपद होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस चर संख्या के साथ भी 0 गुणांक है, इस चर संख्या के साथ भी 0 गुणांक है, और इस चर संख्या के साथ भी 0 गुणांक है। इसकी मतलब ये शून्य बहुपद है? नहीं, ऐसा नहीं है, शून्य बहुपद नहीं है। इसका पद देखा जाए तो एक पद है, ये 0 कभी होगा क्या? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि 0 + 0 + 0, और ये +5 कहाँ गया? कहाँ गया 5? ये 5 तो रहेगा ना, यानी कि ये एक पदी बहुपद है। यानी कि अचर संख्या है, तो अचर संख्या को कैसे आप कैंसिल करोगे? ये इसके कारण ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा? अगर ये मान लो माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस में 5 रहेगा कि नहीं रहेगा? माइनस में 5 रहेगा, यानी कि एक पद तो हमेशा इसमें रहेगा। ओके, तो आपको ये फोकस करना है कि चर संख्या है और टोटल 0 है, तो फिर आपको चेक करना है कि उसमें अचर पद भी है क्या। अचर पद है तो अचर पद में जितने भी पद होंगे वो उतने पद वाले बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं शून्य बहुपद। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि और भी बहुपद है क्या। एक है अचर बहुपद, यही हो गया अचर बहुपद। देखा जाए तो यही अचर बहुपद हो गया। चलिए नेक्स्ट मारिए। इसमें देखिए कोई भी अचर पद है क्या? x, y, z, ABCD कुछ है नहीं है, यानी ये अचर पद हो गया। चलिए एग्जाम्पल, ये हेडिंग मारिए, अचर पद, 5वां नंबर। चलिए नेक्स्ट है अचर पद, जिसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ एक पद बच रहा था जो कि 5 था या फिर -5 था। ठीक है, यही दोनों में से कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक ही नंबर हो। ठीक है, एक ही पद हो, यानी कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, है ना, यानी कि रियल नंबर के बराबर हो। यानी कि रियल नंबर के अलावा कोई और पद नहीं होना चाहिए, एक पद हो और वो रियल नंबर भी हो, तो उसे ही हम लोग अचर पद कहते हैं। ठीक है, ओके, जैसे मैं एग्जांपल देखिएगा जी, एग्जांपल बताइएगा 5, पहला एग्जांपल, इसमें सिर्फ एक पद है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक पद है और अचर भी है। अचर क्यों है? क्योंकि इसमें x, y, z, ABCD कुछ नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये अचर पद है। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0 × x² + 5। अब बताइए ये मेरा जो है अचर पद है या नहीं? तो आप बोलोगे नहीं, ये अचर पद नहीं है, क्योंकि इसमें तो चर भी आ चुका है, तो ये अचर पद कहाँ से आया? तो यहाँ देखा जाए तो 0 को हम x² से गुना करेंगे तो ये भी तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 + 5, तो बचेगा क्या? सिर्फ 5, यानी ये भी क्या है? हमारा अचर पद है। यानी कि गुणांक 0 हुआ तो वो तो कैंसिल वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ 5, यानी ये भी मेरा अचर पद का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं देता हूं मैं आपको
ठीक है, बताइएगा आप। ये मेरा जो है अचर पद है या नहीं, बताओ। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि सबका गुणांक 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा आपके पास सिर्फ -9, यानी सिर्फ एक संख्या बच रहा है, यानी कि सिर्फ एक पद बच रहा है जो कि अचर पद है, यानी ये अचर पद का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके ओके। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा जो कंडीशन दे दिया है कि वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, समझ गए ना। एक होता है आपका वो वास्तविक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर होता है वो वास्तविक संख्या, जिससे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। दूसरा होता है वास्तविक संख्या, जिससे रियल नंबर बोलते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है कि रियल नंबर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एग्जाम्पल ले लिया, आपने एग्जाम्पल ले लिया कि भाई √-5 एक पद है, तो ये एक पद है और जो कि XYZ कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें ABCD कुछ नहीं लगा हुआ है, ये अचर पद है और एक पद है तो इसे हम अचर पद कहेंगे, अचर पद बहुपद कहेंगे। ऐसा नहीं है, ये रियल नंबर भी होना चाहिए। ये रियल नंबर है क्या, वास्तविक संख्या नहीं है ना। ये तो हो गया आपका काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया, है ना। काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए, यहाँ शर्त है कि वो क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी कि रूट में ऐसा कोई नंबर ना हो जो कि माइनस में हो। हाँ, प्लस में होता तो हम बोलते, जैसे प्लस में कोई दे देता। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मैं 3 एग्जाम्पल ले चुका हूँ, चौथा एग्जाम्पल देखिएगा 0x, सीधा से मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, √15। बताओ ये अचर बहुपद है कि नहीं है? हाँ है, सिर्फ एक पद है जो कि अचर पद है, इसका मतलब ये अचर पद है और यहाँ रूट में है, कोई बात नहीं, माइनस में तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये मेरा वास्तविक संख्या है। रूट में दिया हो रहा था और माइनस में रहता तब वो वास्तविक संख्या नहीं होता, तो उसे हम बहुपद मानते ही नहीं। कोई बहुपद तो छोड़ो, मतलब बहुपद ही नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक पद है जो कि अचर पद है, इसलिए मेरा अचर पद बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं मैं। ठीक है, जैसे मैं 0x⁻³ + 0 माइनस ले लेते हैं 0 -x⁻², ठीक है, फिर -√18। ठीक है, अब ये बताओ ये मेरा जो है अचर पद बहुपद का एग्जाम्पल है कि नहीं। तो देखा जाए तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसका भी गुणांक 0 है, इसका भी गुणांक यानी कि 0 है, कोफिशिएंट 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा आपके पास सिर्फ -√18। तो ये भी क्या हो गया, एक अचर पद हो गया क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी मेरा अचर बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आप बोलोगे तो ये तो माइनस में, तो अभी ने आपने कहा कि माइनस वाला रूट वाला नंबर जो होता है वो वास्तविक संख्या नहीं होता है, तो ये कैसे हो जाएगा। मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो नहीं नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो 18 है इसके अंदर ये माइनस नहीं होना चाहिए, है ना। बाहर है तो चलेगा, अंदर नहीं होना चाहिए ये माइनस, है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि अचर पद भी आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका बेसिक नॉलेज समझ चुके हैं कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। अब हम लोग समझेंगे घात के अनुसार, घात के अनुसार यानी कि पावर के अनुसार, है ना। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर, यानी कि डिग्री, जिससे हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि पावर के अनुसार संख्या के कितने संख्या बोल रहे हैं, बहुपद के कितने टर्म होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि घात के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि पावर के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल के प्रकार जानने से पहले घात के अनुसार, उससे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक सा जो है नॉलेज पहले हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद घात के अनुसार बहुपद के प्रकार हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले वो आप समझ लो। ठीक है, जैसे में एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कितने घात वाले बहुपद है पहचाने। आपको एग्जाम्पल में बहुत सारे टर्म, बहुत सारे पद दे दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखिएगा, दे दिया जाता है 4x⁻5 4 दे दिया प्लस 5x⁻3 प्लस 2x² प्लस 5। अब इसमें बोलता है आपको कि ये कितने घात वाले बहुपद है। ओके, तो याद रखिएगा जिस चर संख्या का मैक्सिमम जो घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। ओके, यहां देखा जाए तो घात यहाँ 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, लेकिन किसका कौन सा घात वाला बहुपद है, तो जो मैक्सिमम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना घात गया है, 4 गया है, यानी कि इस बहुपद का घात कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ओके, चलिए इसी तरह और भी एग्जांपल आपको दे देते हैं, आप बताना आप। ठीक है, जैसे मैं 3x² माइनस 3x⁻4 दे दिया, 3x⁻4 प्लस
x पावर 7। अब बताओ ये कितने घात वाले बहुपद है, तो आपको देखना है कि मैक्सिमम कितना घात है, किस चर संख्या का मैक्सिमम घात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम घात 7 है, यानी कि ये जो है 7 घात वाला बहुपद है। कितने घात वाले बहुपद है? ये 7 घात वाला ये बहुपद है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन एक बात और आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अगर घात मैक्सिमम है ना, तो उसका गुणांक अगर 0 आप कर दोगे ना, जैसे पहला एग्जाम्पल था ना, पहला एग्जाम्पल 4 की जगह, ये गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है, 4 है। अगर इस 4 की जगह हम 0 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, देखिएगा अच्छे से समझिएगा आप, इसमें लोग बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में यही तो आप चेंज करता है एग्जामिनर, आपको आपका बेसिक लेवल चेक करने के लिए यही चेक करता है। देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम घात 4 है, लेकिन इसका गुणांक 0 है। इसका मतलब ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका तो कोई इस व्यंजक में इसका कोई योगदान रहेगा ही नहीं, इसका कोई योगदान नहीं है। यानी कि आपके पास सिर्फ बचा क्या, 5x⁻³ प्लस 2x² प्लस 5, यानी कि मैक्सिमम घात कितना बचा आपके पास, 3। यानी कि ये जो है 3 घात वाला बहुपद है ये आपका, देखा जाए तो, क्योंकि इसका घात जिसका ज़्यादा घात था उसका गुणांक 0 है। गुणांक 0 है मतलब ये तो निगलेक्ट हो चुका है, ये तो खत्म हो चुका है। यानी जो मैक्सिमम, उसके बाद जो मैक्सिमम वाला जो नंबर होगा घात वाला, वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, ओके, आपने समझ लिया। ओके, जैसे मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसी की जगह हम क्या करते हैं, 0x⁻7 दे दिए। अब बताओ इसका मैक्सिमम घात कितना आपको दिख रहा है, 7 दिख रहा है। लेकिन 7 दिख रहा है तो इसका गुणांक भी तो देख लो, इसका गुणांक 0 हो चुका है। यानी कि ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, 0 से गुना होकर के ये तो खत्म हो जाएगा। बचेगा सिर्फ इतना टर्म आपके पास बचेगा। तो इतना टर्म में अब चेक करो किसका मैक्सिमम घात है, तो 4, और इसका गुणांक 0 भी नहीं है। यानी कि ये क्या हो गया, 4 घात वाला बहुपद हो गया। 4 घात वाला क्या हो गया, 4 घात वाला बहुपद हो गया, है ना। यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इतना याद रखना है, जिस चर संख्या का मैक्सिमम घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। बस शर्त है कि जो मैक्सिमम घात है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ओके ओके, बाकी आप लोग तो जानते ही हो कि अगर आपको बेवकूफ़ बनाया जाए कि आपको बताओ 4x⁻³ प्लस 2x² प्लस 5, बताओ ये कितने घात वाले बहुपद है, तो आप लोग तो जान चुके हो कि नेगेटिव में अगर घात दिया हुआ है नेगेटिव में नंबर, तो वो तो पोलिनोमियल होता ही नहीं है। इसको चेक क्या करे वो घात है या नहीं, ओके सॉरी, ये बहुपद है कि नहीं, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये बहुपद है ही नहीं, तो इसको हम चेक क्यों करें, ये कितने घात वाले बहुपद है या कितने पद वाले बहुपद है, कोई जरूरत नहीं चेक करने का। अगर नेगेटिव में अगर जो आपका घात आ रहा है या फिर भिन्न में घात आ रहा है, भिन्न में घात आ रहा है या निगेटिव में घात आ रहा है, इसका मतलब आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक नॉलेज था। आइए अब हम लोग आते हैं घात के अनुसार बहुपद के हम लोग प्रकार जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग मारिए, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, ये आपका हेडिंग है। ठीक है, चलिए घात के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं ना जी। चलिए, पहला होता है एक घाती बहुपद। एक घाती या एक घात भी सिर्फ बोल सकते हो, एक घाती बहुपद, जिसे इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। लीनियर, ये एल है, ठीक है, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जिस बहुपद के चर संख्या का घात 1 हो उसे हम लोग एक घाती बहुपद कहेंगे। तो लिखो, जिस चर संख्या नहीं, चर पद लिखो, जिस चर पद का घात 1 हो उसे एक घाती या एक घाती बहुपद कहेंगे। एक घाती बहुपद कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, ओके, समझने वाली बात है। ठीक है, ओके, यानी कि जिस चर संख्या का घात आपको 1 दिखे तो वो जो बहुपद होगा, वो जो पोलिनोमियल होगा, वो लीनियर पोलिनोमियल होगा, यानी कि एक घाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल
जैसे में x + 2 पद के अकॉर्डिंग नहीं गिनना है कि एक पद है, दो पद है तो द्विघाती बहुपद। घाती है तो मतलब घात को आपको दिखना है, यानी कि ऊपर में जो नंबर है चर संख्या के ऊपर उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको तय करना है ना। पद हजारों को दे दे उससे कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो ना। पद हजारों को दे दे उससे मतलब नहीं है। हाँ, घात आपको देखना है, एक घात है कि नहीं सब में, है ना। तो एक घात है, इसका मतलब ये क्या है हमारा एक घाती बहुपद है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका 2x। अच्छा, 1 लिखा हुआ नहीं रहता है, ऐसा मत सोचना कि 1 लिखा हुआ रहेगा, आपको 1 लिखा हुआ नहीं रहता है, घात 1 मान के चलते हैं अगर घात कुछ नहीं दिया हुआ है तब चर संख्या पे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे में ये एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया एक घाती बहुपद हो गया, क्योंकि इसका भी घात क्या है एक है। निगेटिव में गुणांक कुछ भी हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है, घात भिन्न में हो सकता है, ओके कुछ में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि गुणांक पे आपको फोकस नहीं करना है। हम लोग जानने थे पहचानने के लिए जब हम जानने थे कि हम बहुपद कैसे पहचाने, तो हम लोगों ने जाना था बहुपद को पहचानने के लिए बहुपद पहचाने में हम लोग गुणांक नहीं देखते हैं, हम लोग घात देखते हैं, है ना। घात देखते हैं। घात क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक तो होना चाहिए कि वो जो है निगेटिव में नहीं होना चाहिए, है ना, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। ओके, दूसरा कंडीशन था कि संख्या जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए। जो घात है, घात में जो नंबर है, जो संख्या है वो जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो अगर जो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है उस मतलब वो क्या है एक बहुपद है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे -2 है, ये तो गुणांक है ना, तो ये माइनस में दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ये जो दिया हुआ है ना, ये x पावर कुछ नहीं तो घात क्या है एक, तो यहाँ मतलब कि ये हो गया आपका एक घाती बहुपद। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिएगा, आप हमको बताइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग -3x पावर -1 + 2। बताओ इस पे घात क्या है एक है, लेकिन माइनस में दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता रखा है कि ये बहुपद है ही नहीं। ओके, अगर दे दिया जाए और भी दे दिया जाए, लो अब बोलोगे इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, यानी एक घाती है, एक घाती बहुपद है, लेकिन ये बहुपद पहले है कि नहीं, पहले ये तो तय कर लो। ये बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद के फॉर्म में, बहुपद के एक्सप्रेशंस में, व्यंजक में है ही नहीं, क्योंकि अगर किसी भी चर संख्या पे माइनस अगर जो दे दिया जाए या भिन्न के रूप में संख्या दे दिया जाए घात, तो वो बहुपद होता ही नहीं है। तो आप जज ही मत करो कि वो कौन सा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है, या एक घाती है, द्विघाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर घात आपका माइनस दे दिया जाए, भिन्न में दे दिया जाए, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए एक घात है प्लस में, लेकिन दूसरा जो चर संख्या उस पर माइनस में, तो ये तो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, तो इसको तो बात ही खत्म कर दो, इसको पहचानना। ठीक है, चलिए ये हो गया एक घाती बहुपद। अब हम लोग अब देखेंगे द्विघाती बहुपद, तो इसे आप लिखो, इसके बाद हमको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, यानी कि दो घात वाले, यानी कि दो घात अगर आपको चर संख्या में दिखे, यानी दो घात वाला बहुपद, यानी कि चर संख्या पे अगर घात 2 दिया हुआ हो तो उसे हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में x पावर 2, पहला एग्जाम्पल। इसमें कितने घात है, 2 घात है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है। पद कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पद है, पद के अनुसार हम नहीं जान रहे हैं, हम लोग घात के अनुसार जान रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 4x² + 5। बताइए ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती है या फिर एक घाती है। तो देखिए घात कितना है, 2 है, इसका मतलब ये क्या है द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ओके, लेकिन एक बात आप लोग अच्छे समझिए कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक घाती बहुपद, पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था। ओके, एक घाती बहुपद, यानी कि जिसे हम लोग कहते थे लीनियर पोलिनोमियल, यही कहते थे ना इंग्लिश में। एक चीज़ आप देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ओके, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे में हम लोगों ने देखा था कि जैसे 2x ये मेरा एक घाती बहुपद है, क्योंकि जो चर संख्या है इस पे घात 1 है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखा जाए अगर 2 को हम इसका कोफिशिएंट जो है 2 की जगह हम 0 ले लें,
ओके, तो ये देखा जाए तो ये सारा का सारा टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा। ये जो है देखा जाए तो ये जीरो के बराबर है ना। यानी कि याद रखिएगा, एक चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, अगर एक घाती बहुपद है तो उसका जो है जिस चर संख्या पर घात एक है उसका गुणांक कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो होगा तो वो संख्या तो है ही नहीं, निगलेक्ट हो चुका है, वो संख्या खत्म हो चुका है, तो उस पर आप जज ही नहीं कर सकते हो कि उस पर घात क्या है। घात क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो, क्योंकि घात अगर जो एक दिया हुआ है भी तो ये तो इन सभी को जीरो कर देगा। तो यहाँ है क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं, तो आप जज कैसे करोगे कि चर संख्या पर घात एक है? तो ये बात आप याद रखिएगा, जिस घात का बहुपद पूछे उस घात का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छे से लिख लो, लिखो, जिस घात का बहुपद आपको पूछे उस घात का गुणांक जीरो कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि कोफिशिएंट उस गुणांक, उस बहुपद का चर संख्या का जो गुणांक है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का है ना, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिए 4x प्लस 0x² तो अब मेरा जो है ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं, द्विघाती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चर संख्या पे घात 2 है, यानी द्विघाती बहुपद है नहीं है, क्योंकि ये देखो इसके साथ जो नंबर है गुणांक वो जीरो है, यानी कि इसको तो जीरो कर देगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। बचेगा आपके पास सिर्फ 4x। तो बताओ आप इस पे घात कितना बचा? ये तो खत्म हो चुका है, इसका कहानी खत्म कर दिया, ठीक है। तो बचा सिर्फ आपके पास 4x, तो इस पे घात कितना है? 1 है, यानी ये देखा जाए तो एक घाती बहुपद है, इसे आप द्विघाती बहुपद नहीं कर सकते हो, है ना। ये मेरा द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ओके, ये बात भी आपको देखना है कि जिस बहुपद के बारे में पूछे उसका घात जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस घात के बारे में बोले कि इस घात का बहुपद ये है कि नहीं, तो उस घात का गुणांक सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको दे दिया जाए कि x पर पावर 2 प्लस 0x, अब बताओ ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं? तो बोलो वो हाँ है, क्योंकि इसका घात का गुणांक जो है ये कुछ नहीं तो 1 है, इसका जीरो नहीं है। जिसका घात 2 है उसका जीरो रहता तब बोलते कि ये नहीं है, इसका घात 2 रहते हुए भी ये जो है ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो है द्विघाती बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, इसका जीरो हो चुका है, कोई बात नहीं। आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा x² प्लस 0, इसको जीरो कर दिया तो फाइनली बचेगा क्या? आपके पास x² बचेगा। तो x² तो आपके पास बचा हुआ है ना, यानी कि ये द्विघात बहुपद है ना। यानी कि जिस बहुपद का घात पूछे उस बहुपद, उस चर संख्या के घात, उस चर संख्या गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, किसी दूसरे चर संख्या गुणांक जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, जैसे मैं आपको बोल दिया जाए, ये तो आपने समझ लिया ना, एक घाती बहुपद पहले समझा चुका हूँ, द्विघाती बहुपद आपने अच्छे समझ लिया। अब हम लोग त्रिघाती बहुपद समझेंगे, उसके बाद फिर अच्छे से इसका मैं एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं त्रिघाती बहुपद। ओके, त्रिघाती बहुपद अच्छे से समझना यार, मैं आपको लगता है ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ओके, आप जो है स्पीड कंट्रोल कर लेना, ठीक है, अपने अनुसार, ठीक है। अब हम समझते हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यानी कि ट्राइनोमियल नहीं, इसको हम क्यूबिक बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ट्राइनोमियल नहीं, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ओके, यानी कि जिस चर संख्या का घात 3 रहे उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। लिखो, जिस चर संख्या का घात, जिस चर पद का घात 3 हो उससे त्रिघाती बहुपद कहेंगे, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। त्रिघाती बहुपद कहेंगे या कहते हैं, ठीक है, लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल देखना आप अच्छे से। ओके, यहाँ पे बात किसका जिक्र हो रहा है? त्रिघाती का जिक्र हो रहा है। इसके मतलब जिस चर संख्या पे घात 3 है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एक चर संख्या मैंने लिया x पर पावर 3, ये x पर पावर 3 है, यानी कि त्रिघाती बहुपद है।
और कोई पद रहे या ना रहे, एक पद है ना और घात 3 है ना, इसका मतलब ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। और इसका गुणांक हम देख रहे हैं कि 0 नहीं है, इसका गुणांक क्या है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो है त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, 4x² प्लस 0x⁻3। ठीक है, अब हमें बताओ ये त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है या नहीं। तो बात किसके बारे में हो रहा है, त्रिघाती। या त्रिघाती, यहाँ ये मेरा त्रिघाती है, फिर हम देख रहे हैं कि इसका गुणांक 0 है, यानी कि गुणांक 0 है तो इसको तो 0 कर देगा, तो बचेगा आपके पास सिर्फ x²। तो अब ये त्रिघाती है क्या, ये द्विघाती हो गया, क्योंकि घात इसका अब क्या बच गया, 2 बच गया है ना। तो ये यहाँ देखा जाए तो ये आपका त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ये द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। यानी कि जिस घात के पद के बारे में बात करता है उस घात के उस चर संख्या का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। बस यही आपको समझना है, ठीक है, ओके। यानी कि ये 0 है, इस मतलब ये मेरा जो है उदाहरण गलत है ना, ये त्रिघाती बहुपद का उदाहरण नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में 4x प्लस 0x⁻² 0x⁻2 प्लस x⁻3। बताओ ये जो है त्रिघाती बहुपद है कि नहीं, अच्छे से समझना। 0 इसके साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात हो रहा है त्रिघाती की। तो त्रिघाती का गुणांक 0 नहीं है, ओके, इसका गुणांक 0 नहीं है, कुछ नहीं है, गुणांक तो क्या है, 1 है ना, 1 है, ऐसे मान के हम लोग चलते हैं, दिखाते नहीं है, ठीक है, 1 मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए त्रिघाती की बात हो रही है, इसका गुणांक जो है कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। इसके अलावा किसी का 0 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका 0 नहीं रहना चाहिए। यानी कि ये जो उदाहरण है त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है, ओके, इतना बात क्लियर है, ओके। अब हम लोग आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, अब अच्छे से उसको अब बताना, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने पद के अनुसार भी और घात के अनुसार भी हम लोगों ने जो है बहुपद के टाइप्स जो है प्रकार हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं। अब बताना, पहले आप पहचानो कि बहुपद है कि नहीं, बहुपद पहचाने, बताना कि कौन सा बहुपद है। पहला नंबर क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, देता हूँ, जैसे में 4x, पहला एग्जाम्पल। दूसरा 5x, लो दे दिया, ओके। तीसरा 8√³ दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है, ओके। चलिए चौथा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, √-3 × x। पाँचवा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, x⁻−1/2 प्लस 8। फिर हम लोग लेते हैं छठा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/x⁻³ प्लस 4। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन कौन बहुपद है। क्वेश्चन है कि बहुपद को पहचाने, आपको बताना है कौन सा बहुपद है। अगर बहुपद होगा तो उसके साथ सही का टिक करना, अगर बहुपद नहीं होगा तो उसके साथ रॉन्ग का टिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बताओ आप, चलिए समय आपको मैं देता हूँ, इसे आप वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ कि इन सभी में कौन सा बहुपद है, ठीक है, ओके, पहचानो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, बहुपद होने का शर्त हम लोग क्या जाने थे जी, कि बहुपद होने का शर्त था कि चर संख्या, चर पद का जो है, चर पद जो है, जो वेरिएबल जो हमारा टर्म है, उसका जो घात होगा, घात जो होगा वो निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कि वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, ओके, यानी फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, और वो निगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, और भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, ओके। घात क्या क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक और भिन्न में नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो बहुपद है, ओके। तो इसका घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और ये पॉजिटिव में है, भिन्न में तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। चलिए अब इसको चेक करिए, रूट का मतलब क्या होता है, ये देखा जाए तो इस रूट को हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। किसी रूट पे अगर 3 नहीं दिया हुआ है यानी वो स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है ना, 2 यहाँ पे देखा जाए तो छिपा हुआ रहता है ना, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं x⁻, ये 2 जो यहाँ रहता है ना, ये 2 जो छुपा हुआ रहता है, ये जो है इसका भिन्न चेंज हो जाता है ना। देखा जाए तो 2 क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, है ना। ये देखिए, ये जो x था ना, x है ना, ये 5 था, 5x, तो यहाँ पे 2 जो है इस तरह छुपा हुआ है,
छुपा हुआ था ना, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इस तरह मान के आप लोग चल सकते हो, क्योंकि संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है, ऐसा मान के आपको चलना है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, भिन्न चेंज हो गया, ठीक है, ओके। 2 था तो 1/2 हो गया, ओके, इस तरह हो गया, यानी कि ये भिन्न के रूप में आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात भिन्न के रूप में आ गया। ये वाला चेक कर लो, 8 क्यूब रूट ऑफ 2, 8 क्यूब रूट ऑफ 2, ओके, तो 8 हो गया। अब ये 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं अचर पद ले लिया था, ओके, यहाँ पे बाई ले लेता हूँ, जरूरी नहीं कि x ही हो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया मेरा, बाई पर पावर कितना हो जाएगा, बाई पर पावर 1/3 हो जाएगा। ये 3 था तो 1/3 हो गया। ये भी मेरा क्या हो गया, इसका जो घात है वो भिन्न के रूप में आ गया, यानी ये भी मेरा जो है नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला चेक करो, यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या है क्या, रूट में जो नंबर दिया हुआ है वो निगेटिव में है, वास्तविक संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका कहानी खत्म कर दो, ये जो है हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर वो वास्तविक संख्या है, काल्पनिक नंबर है, तो उसका छोड़ दो, कहानी खत्म हो गया वो, ठीक है। अब इसका देखो चर संख्या एक भिन्न में दिया हुआ है, निगेटिव है वो तो छोड़ो, भिन्न में दिया हुआ है ना, तो ये भी मेरा बहुपद नहीं होगा, ओके। अब इसको देखो, ये निगेटिव में दिया हुआ है ये, लेकिन ये नीचे है, उसे हम ऊपर लेकर के जाएंगे, तो हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये x जो -3 में दिया हुआ है वो +3 बन जाएगा, +3 + 4, यानी कि ये मेरा बहुपद है ना। अच्छे से आपको चेक करना है, ओके ओके, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुपद का जो है बेसिक जो लेक्चर है जो है हम लोगों ने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब इसके बाद इसका जो है एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक था जो कि आपको समझाना जरूरी था, ओके। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू, ओके।